Hello students, welcome to Civil Staff Himachal and HP Secretariat MCQ series session जिसमें आज हम पॉलिटी सब्जेक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें प्राइमरली मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक से हमारे सवाल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करेंगे आज का सेशन, बट बिफोर दैट हमारी जो वीकली शेड्यूल है उसे एक बार आप गो थ्रू जरूर करें। डेली 10 MCQs रिवीजन सेशन 10:15 बजे हमारा रहता है, यू कैन गो थ्रू विद दिस। देन मेंस करंट अफेयर्स 2:15 बजे है। डेली करंट अफेयर्स का 6:15 बजे हमारा सेशन रहेगा। देन एचपी सेक्रेटरीट क्लैरिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेशन जो है 8 बजे हमारा रहेगा। देन एचपी सी सेट मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज जो है रात 9 बजे आप देख सकते हैं, सी सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आफ्टर दैट द यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है जी, जिसमें काफी मोटिवेशनल वीडियोज रहेंगे, सब्जेक्ट स्ट्रेटेजीज रहेंगी एंड डिफरेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो शुरू करते हैं, चलिए स्टूडेंट आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 elections were held for the first time for the constituent assembly. The total strength of the constituent assembly is 389. The chairman of the provincial constitution committee was Sardar Vallabhbhai Patel. And the drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar consists of 9 members. These are the 4 statements. Students kindly read, एक बार फिर से पढ़ लें, then answer. इनमें से इनकरेक्ट आपको फाइंड आउट करना है, ये भी ध्यान देना है, करेक्ट नहीं पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया है। पहला जो प्रश्न है आपका, उसका डी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि जो आपकी डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की लीडरशिप में, प्रेजेंटशिप में, चेयरमैनशिप में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, उसके 7 सदस्य थे, 9 मेंबर्स उसके नहीं थे। तो डी इज बेसिकली हियर करेक्ट वन। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही डिसाइड किया गया था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी विच कैन फर्दर फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, एंड देयर वर 389 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए अब जरा हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, बी आर अंबेडकर वॉज द फाउंडिंग, जो उनके चेयरमैन है, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, डीपी खेतान, एन माधव राव, ठीक है जी, जो कि बाद में रिप्लेस किए गए थे बीएल मित्तर द्वारा। नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। The provision for the establishment of Supreme Court of Calcutta was made in which act? किस एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1861 एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड पिट्स इंडिया एक्ट 1784। These are the 4 options you have. Students kindly respond. क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का? हाँ जी स्टूडेंट्स, आंसर करेंगे। सिंपल है, ऑप्शन ए जो है आपका स्टूडेंट, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है जी। रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड इन 1773। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे कैलकाटा के, एंड उसी दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा की एस्टैब्लिशमेंट करी गई थी। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। Consider the following statements. Constituent Assembly adopted the national flag on July 22, 1947. Constituent Assembly adopted the national anthem on January 24, 1950. And on January 26, 1950, the Constituent Assembly held its final session. Which of the statements given above are correct? These are the 4 options, students, about the Constituent Assembly of the Constitution. जो संवैधानिक सभा बनाई गई थी उससे संबंधित है, उनकी कुछ कमेटी से संबंधित ये आपके प्रश्न है। आंसर कीजिए कौन से सही है। सो स्टूडेंट, कंस्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग, बिल्कुल सही है। 22 जुलाई 1947 को ही अडॉप्ट करा था। कंस्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950, बट जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट सेशन था वो 26 जनवरी को नहीं हुआ था, वो भी 24 जनवरी को हुआ था। मतलब थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। व्हाट डज इट मीन? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। Consider the following statements regarding committees of constituent assembly.
स्टेट्स कमिटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी, करेक्ट पूछा गया आपसे, करेक्ट कौन कौन से हैं इसमें से? जो भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के समय कमेटी बनाई गई थी, मैच है, आपको फाइंड आउट करने हैं कि भाई कौन चेयर किए थे इन कमेटीज को। सो ऑप्शन स्टूडेंट यहां पर जो है आपका डी बिल्कुल करेक्ट है, मतलब सभी जो है बिल्कुल सही हैं। स्टेट कमेटी के चेयरमैन जो थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी चेयर्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी एसोसिएटेड विद बी आर अंबेडकर जी, एंड रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नाउ अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following forms of liberty is not mentioned in the preamble of the Constitution? किस प्रकार की लिबर्टी की बात हमारे संविधान में नहीं करी गई है? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, इकोनॉमिक लिबर्टी एंड लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। Which of the following forms of liberty is not mentioned in the preamble of the Constitution of India? सो हियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक लिबर्टी की कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं करी गई है। हियर मेंशन द लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, है ना, एंड फेथ एंड वर्शिप। एक्सप्रेशन की बात होती है, लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात होती है, बट इकोनॉमिक लिबर्टी का कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सो सी यहां पर सही करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। द आइडिया ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम.एन. रॉय, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। द आइडिया ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, पहली दफा किसने ये आइडिया कॉइन करा था? आंसर करेंगे। सो ऑप्शन ए स्टूडेंट, यहां एम.एन. रॉय जो है करेक्ट आंसर है। मानवेंद्र नाथ रॉय इज द करेक्ट आंसर। इन 1934 पहली दफा इन्होंने कहा था एक संविधान बनना चाहिए, उसके लिए एक संवैधानिक सभा का निर्माण होना चाहिए। बहुत ही फेमस ये हैं, कम्युनिस्ट लीडर रहे हैं। इनका एक आइडिया भी बड़ा फेमस है, रेडिकल ह्यूमनिज्म। रेडिकल ह्यूमनिज्म। चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। How many seats were allotted to British India and the princely states? 295 जो थी वो ब्रिटिश इंडिया के लिए, 94 फॉर प्रिंसली स्टेट्स। ऑप्शन बी 296 फॉर ब्रिटिश एंड 93 फॉर प्रिंसली स्टेट्स। सी 290 फॉर ब्रिटिश, 91 फॉर प्रिंसली स्टेट्स एंड 297 फॉर ब्रिटिश, 92 फॉर प्रिंसली स्टेट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर विच वन इज द करेक्ट वन। 389 जो मेंबर थे उनमें किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन था? तो हियर स्टूडेंट बी जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। 296 जो था रिप्रेजेंटेशन सीट्स का ब्रिटिश का था, ठीक है जी, ब्रिटिश इंडिया का, एंड 93 प्रिंसली स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन इसमें था। चले जी, टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन दिस आइडिया जुडिशियल रिव्यू। यूके के संविधान से लिया है, यूएसए के, यूएसएआर या ऑस्ट्रेलिया? सो यहां पर स्टूडेंट ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। 1803 की बात है, मेडिसिन बर्सरी वर्सेस मार्बरी केस का इंसिडेंस है, ठीक है जी। जज मार्शल ने पहली दफा जो है इस केस में, मार्बरी वर्सेस मेडिसिन केस में, जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल किया था, ठीक है। ये जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, स्पेशल पावर मानी जाती है जुडिशरी की। ये कहीं ना कहीं आपके एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर पे चेक लगाती है। अगर कोई ऐसा कानून आपकी लेजिस्लेचर बनाती है एंड देन फर्दर इंप्लीमेंटेड बाय एग्जीक्यूटिव, जो कॉन्स्टिट्यूशन की किसी आर्टिकल को अबॉलिश कर रही हो, ठीक है जी, हानि पहुंचा रही हो, नुकसान पहुंचा रही हो, सो कॉन्स्टिट्यूशन हैव पावर, जुडिशरी हैव पावर अंडर द जुडिशियल रिव्यू टू डिक्लेयर दैट लॉ, ठीक है जी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेसिकली जो है उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, द इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री? इंडियन फेडरलिज्म यूएसए,
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी। इंडियन जो हमारा फेडरल सिस्टम है, इसका पैटर्न किस देश से मिलता है, ये सवाल है आपका। तो ऑप्शन यहां पे स्टूडेंट जो बी है आपका, कनाडा, ठीक है जी। वी हैव टेकन दिस आइडिया फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन फेडरलिज्म जो है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, जहां पे स्ट्रॉन्ग सेंटर है एंड वेस्टिंग रेजिडेंट पावर सेंटर के हाथ में ही। तो हमारा भी संविधान में यही प्रोविजन करा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम is different from the British parliamentary system in that India has both a real and nominal executive, a system of collective responsibility, bicameral legislature and system of judicial review. Yes, students, kindly respond. What shall be the correct one? क्या सही उत्तर रहेगा? प्रश्न का आंसर करें। The Indian parliamentary system is different from the British parliamentary system in that India has. तो सही जो आंसर है स्टूडेंट डी, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये जो है हमने यूएसए से लिया है। अदरवाइज बोथ अ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भारत में भी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंडिया बात करता है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर का भी प्रोविजन है। और ये तीनों जो है फीचर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो है इंडिकेट करती हैं, और पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में भी है और आपके ब्रिटेन में भी देखने को मिलता है। जैसे सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में तीन प्राइमरी फीचर्स रहेंगी। हेड हमेशा जो स्टेट होगा, स्टेट का हेड होगा वो नॉमिनल रहेगा, क्लोज रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर होगा, एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी, ठीक है जी। तो ये तीन पॉइंट्स रहेंगे ही रहेंगे आपके। क्या फोर्थ हम कह सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, ये भी प्रोविजन रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे प्रेजेंट नॉमिनल है, यूके में बेसिकली इंग्लैंड में आपकी वहां की क्वीन हेड ऑफ स्टेट है लेकिन नॉमिनल है। चलें स्टूडेंट, बाकी डिटेल में आप अलग से पढ़ें। टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज चूजन एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली इन द फर्स्ट मीटिंग हेल्ड इन December 9, 1946? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, S.C. Mukherjee and B.R. Ambedkar. Who was chosen as the interim president of the Constituent Assembly? So B यहां पे स्टूडेंट जो है सच्चिदानंद सिन्हा जो है, इनको इंटरिम गवर्नमेंट का पहला प्रेसिडेंट चुना गया था। He was also the oldest member भी थे आपके। एज एन टोकन ऑफ रिस्पेक्ट सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected later the president of the assembly and H.C. Mukherjee was elected as the vice president of the assembly. तो तीनों पॉइंट याद रखेंगे। 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who was the chief draftsman of the constitution in the constituent assembly? B.N. Rao, S.N. Mukherjee, H.B.R. Iyengar, प्रेम बिहारी नारायण। प्रेम बिहारी नारायण। Who was the chief draftsman of the constitution? So यहां पर स्टूडेंट बी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट वन है। एस एन मुखर्जी वॉज द चीफ, आपके जो ड्राफ्ट्समैन थे वो एस एन मुखर्जी थे। बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे, मतलब जो एडवाइजरी कमेटी थी उसके चेयरमैन माने जाते हैं। H.V.R. अयंगर वॉज द सेक्रेटरी। सुरेंद्र नाथ मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेम बिहारी वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो रिमेंबर दिस पॉइंट टू एज वेल स्टूडेंट। कई बार यहां से भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ आपको जो है सवाल पूछा गया है कि एस एन मुखर्जी ड्राफ्ट्समैन है तो वही याद रखना है। H.V.R. अयंगर जो थे वो सेक्रेटरी थे, बी एन राव एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे, और प्रेम बिहारी जो है ये आपके कैलीग्राफर थे। चलें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 नाउ, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट in the constitution of India was borrowed from the constitution of England, USA, Canada, Australia. हाँ जी स्टूडेंट, काइंडली आंसर। कॉन्करेंट लिस्ट का जो आइडिया हमने कहां से लिया है? तो ऑप्शन स्टूडेंट जो है आपका डी करेक्ट है यहां पे, ठीक है जी। वी हैव टेकन दिस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 15 नाउ, which part of the constitution is described as the Magna Carta of the India? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, किस पार्ट संविधान का जो है इसको मैग्ना कार्टा से संबोधित किया जाता है? मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा वाज द फर्स्ट रॉयल चार्टर व्हिच वाज साइंड इन 1215 इन इंग्लैंड। और जो भी दुनिया के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं
उनके लिए मैग्ना कार्टा टर्म का इस्तेमाल कर दिया जाता है। ठीक है जी। तो सेम इन द केस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किस पार्ट को जो है मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो ऑप्शन यहां पे स्टूडेंट जो सी है आपका, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा। ऑलराइट, जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। चलिए टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 15 नाउ, which of the following articles constitute the directive principles of state policy in Indian Constitution? Article 12 to 35, Article 36 to 51, Article 35 to 51, none of the above. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर है? तो 15वें सवाल का जो सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी जो हैं ये आपके संविधान की धारा 36 से 51 के तहत हैं। आर्टिकल 36 टू 51 पार्ट की बात करेंगे, पार्ट यहां पे 4th आता है। ठीक है जी। पार्ट यहां पे 4th आता है एंड दीज आर बेसिकली नॉन जस्टिशिएबल, कानून की शक्ति इनके पीछे नहीं है। सिंपल अगर साधारण भाषा में बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर बेसिकली द डायरेक्शंस टू द स्टेट, कि अगर आप ये काम करेंगे, ये पॉलिसीज अडॉप्ट करेंगे तो एक राज्य को, एक स्टेट को आप एक वेलफेयर स्टेट बना सकते हैं। ऑलराइट, सो बहुत ही वैल्यूएबल इसमें फीचर्स ऐड करी गई हैं। चलिए स्टूडेंट, आई होप अच्छे से सेशन को आपने समझा हो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं। होप यू एंजॉय दैट एंड कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े इफ यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जाम। ऑलराइट, कंसिस्टेंसी नहीं है, यू नेवर गेट द रिजल्ट्स। रिमेंबर, हाउ इंटेलिजेंट यू आर डजंट मैटर। कंसिस्टेंसी के साथ अगर पढ़ेंगे तो रिजल्ट हमेशा ही आपके अनुकूल रहेंगे। अब अगले थोड़ा सा हमारे जो फ्री एंड पेड इनिशिएटिव्स हैं इन पर डिस्कस कर लें। सो हमारे YouTube चैनल पे बहुत से फ्री इनिशिएटिव्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जिसमें HP इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का है, इसे आप गो थ्रू कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज अबाउट हिमाचल प्रदेश जीके, इन्हें आप देख सकते हैं। PYQ सेशंस है, डिस्कशंस है डिफरेंट एग्जाम्स के, यू कैन गो थ्रू विद दिस टू। करंट अफेयर मैगजीन्स के सेशन है, ये भी आप जरूर फॉलो करें। मेंस आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस है, यू कैन डू दिस टू। इसके अलावा HP GK MCQ रिवीजन सीरीज। ऑलराइट, दीज आर सम ऑफ द फाइन इनिशिएटिव्स ऑन YouTube which you could follow. Talk about some of a paid initiative जिसमें HPS ऑफलाइन हमारा कोर्स है जिसकी फीस 60,000 है, इसे आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। HPS ऑनलाइन कोर्स 25,000 इसका अमाउंट रहेगा। HPS ऑनलाइन कोर्स जो है हमारा ऑनलाइन, अगर आप घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। टॉक अबाउट नायब तहसीलदार एंड अलाइड सर्विसेज कोर्स, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं 12,500 इस कोर्स की हमारी फी रहेगी। इसके अलावा HP सेक्रेटरीट एंड जो आपका SI एंड क्लरिकल एग्जाम है, सबसे पहले HP सेक्रेटरीट कोर्स की बात करेंगे, 5,000 हमारे इस कोर्स की फी है, इसे भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर प्लस क्लरिकल बैच की अगर बात करें 6,500 का हमारा ये भी कोर्स रहेगा। तो एनी ऑफ द कोर्सेज व्हाटएवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यू कैन टेक इट। इसके अलावा भाई करंट जो आपकी टेस्ट सीरीज है उसकी बहुत अहमियत होती है आपकी प्रिपरेशन में। तो चाहे आप HPS की तैयारी कर रहे हैं, नायब तहसीलदार की कर रहे हैं या लाइट सर्विसेज की कर रहे हैं, तीनों की जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।